तो यहाँ पर बात करने वाले हैं जो 12th बेस्ड रहते हैं, मतलब 12th अगर आपने किया है तो 12th के बेसिस पर आपको पैरामेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम की बात करें या एएनएम की बात करें या जो बाकी अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और उसके बाद जो है जेके भोपी की ओर से आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो सीईटी होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो भी मार्क्स आपके आते हैं उसी बेसिस पर फिर ये डिसाइड होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कोर्सेज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो है बोर्ड के बारे में लिखा गया है, इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस यूज़ हुई हैं, तो इनको आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी गई है। तो एलिजिबिलिटी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पैरामेडिकल एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपके पास एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की डोमिसाइल होनी चाहिए और आपकी जो है एज 35 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, 35 ईयर्स एज ऑन। यहाँ पे आप देख लीजिए 1/1/2024 को आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से 1/1/2025 होगा यहाँ पे जब आगे नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म 2025 में शुरू होंगे तो यहाँ पे डेट होगी 1/1/2025 और आपकी जो मतलब एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है 10+2 आप पास होनी चाहिए और 10+2 आप साइंस से पास होने चाहिए क्योंकि मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, जिसमें से आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है इस तरीके के आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो परसेंटेज जो होनी चाहिए आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और इंग्लिश में, तो ये जो है ये 40% होनी चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, या तो आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपके जो स्कोर है वो 40% होना चाहिए। क्लियर हो गया। मेडिकली फिट होने चाहिए क्योंकि आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 12th में अगर आप नहीं आया है तो भी आप यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हो, लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म तो आप फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आएगा एंट्रेंस टेस्ट का या फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी, जो भी बोर्ड की ओर से नोटिफाई किया जाएगा, तो उस टाइम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, मतलब आप पास हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर जीएनएम कोर्स के बारे में देख लीजिए। जीएनएम कोर्स के लिए भी आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। 17 साल आपकी मिनिमम जो है वो एज होनी चाहिए और नॉट मोर देन 35 ईयर्स एज ऑन 31/12/2024। तो इसी तरीके से 31/12/2025 होगा नेक्स्ट जो भी यहाँ पे फॉर्म बोर्ड की ओर से। तो 17 साल मिनिमम एज है यहाँ पर जीएनएम कोर्स के लिए, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 10+2 आप होने चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स से और 40% जो है आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 40% तो मिनिमम होने चाहिए फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट। जो ओपन मेरिट में आते हैं उनके लिए यहाँ पे 40% रखा गया है और जो रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 35% मार्क्स अगर 12th क्लास में आए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा हैव पास्ड 10+2 विद इंग्लिश, अगर आपने 10+2 पास किया है विद इंग्लिश से तो 40% हैविंग 40% मार्क्स, तो आपके 40% मार्क्स हैं इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड सेंटर, तो भी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हैं। इस तरीके से फिर आपने अगर 12th में मतलब अपीयर हुए हैं, आपका रिज़ल्ट वगैरह जो है वो अभी नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो है वो
आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे यहाँ पे है लेटरल एंट्री टू जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स के लिए जो लेटरल एंट्री वाले होंगे तो उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए एफएम पीएचडब्ल्यू का या एमएम पीएचडब्ल्यू का, एएनएम कोर्स का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जे&के पैरामेडिकल काउंसिल से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे जीएनएम कोर्स के लिए। और इन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एज बार नहीं रखा गया है, चाहे जो भी आपकी एज आती हो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, फिर रजिस्टर्ड एएनएम विद 40% मार्क्स, रजिस्टर्ड एएनएम होने चाहिए विद 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली फिट होने चाहिए। और नीचे फिर भी लिखा है यहाँ पे कि अगर 12th में अपीयरिंग हो या फिर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन लास्ट तक आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी आगे कॉलेज वगैरह होता है जो काउंसलिंग के टाइम पे दिया जाता है तो उस कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट शो कराने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंशन किया गया है, लेकिन आपको चांस दिया गया है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट लास्ट तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एएनएम कोर्स की बात करें तो इसके लिए भी डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे&के या यूटी ऑफ लद्दाख की। 17 साल की जो एज है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए, 10+2 आपने किया होना चाहिए, 40% मार्क्स के साथ जो है 40% मार्क्स के साथ, और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और अगर आप अपीयरिंग हैं या फिर रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स है एक, यहाँ पे देख लीजिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स सिक्किम सोरा श्रीनगर कराया जाता है, सोरा श्रीनगर में। तो यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, 17 साल की आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 31/12/2025 को इसकी गिनती की जाएगी, मतलब नेक्स्ट जो फॉर्म रिलीज़ होंगे उस टाइम पे डेट यहाँ पर जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा। 10+2 आपने पास किया होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन थ्रू रिकॉग्नाइज बोर्ड इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th अगर पास किया है 50% मार्क्स के साथ या फिर इससे ज़्यादा ओपन मेरिट वालों के लिए, और 40% रखे गए हैं जो बिलोंग करते हैं रिज़र्व कैटेगरी से, ठीक है। मेडिकली आप फिट होने चाहिए 12th में। अगर आप द कैंडिडेट अपीयरिंग, जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग हैं या अपीयर्ड हुए हैं 10+2 12th क्लास एग्जामिनेशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या जब रिजल्ट जो है वो एंट्रेंस टेस्ट का रिलीज़ होगा बोर्ड की ओर से, उस टाइम तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन की परसेंटेज बताई है कि कौन सी कैटेगरी वालों को कितना क्या परसेंटेज यहाँ पर रखा गया है। जैसे एससी और एसटी में जो आते हैं उनको यहाँ पे एससी वालों को 8% का रिजर्वेशन है और एसटी वालों को 20% का रिजर्वेशन है, जिसमें से नीचे फिर यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, मतलब ये डिवाइड की गई हैं, जैसे बकरवाल आते हैं, बाल्टी आते हैं, बेडा आता है, बोट आते हैं, भोटो आता है, ब्रोकपा आता है। तो इनके लिए 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि भाई फ़ीस जो है वो बोर्ड नहीं देखता है, मतलब जेके भोपी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ़ीस को लेकर। जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज में आप कंफर्म करेंगे कि कितनी फ़ीस वो जो है जिस भी साल आप जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस साल जो है वो कॉलेज कितनी फ़ीस, क्योंकि वो वेरी करेगी, साल बाई साल फ़ीस जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कॉलेज ही सारी चीज़ें देखता है फ़ीस के रिगार्डिंग में। बोर्ड का काम होता है सीट्स को फिलअप करना ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर भी इन्होंने यहाँ पे एक आइडिया सा आपको दिया है ताकि आपको माइंड में रहे कि इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी या इतनी फ़ीस हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्सेज़ की बात करें तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो 6,000 रुपये यहाँ पर इन्होंने बताया है पर ईयर लगने वाला है पैरामेडिकल
डिप्लोमा कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलेगा तो उसमें पारामेडिकल जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनके लिए 6,000 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा साल का, जबकि 9,000 रुपये आपको देना पड़ेगा साल का। और जीएनएम कोर्सेज इन क्या है कि भाई जीएनएम कोर्सेज में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो साल का 9,000 रुपये आपको देना पड़ सकता है। और अगर पारामेडिकल जो मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनमें अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है तो यहाँ पे 6,000 रुपये आपको साल की फ़ीस देनी पड़ सकती है। और नीचे यहाँ पे जो है मेंशन भी किया गया है कि फ़ीस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जो फ़ीस है वो चेंज हो सकती है। एंड इट इज़ नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भूपी, ये भूपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द इंफॉर्मेशन कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, तो ये यहाँ पर कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, उनकी आसानी के लिए जो है बताई गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अब जब भी फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ होंगे किस तरीके से आप उस टाइम पे अप्लाई करेंगे, तो ये ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई होंगे। इसके लिए भोपी की वेबसाइट पर विज़िट करना होगा आपको, और इसकी वेबसाइट क्या है www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और साथ में 1,000 रुपये जो है फ़ीस भी आपको लगने वाली है। और ये जो फ़ीस है ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। फिर यहाँ पे जो भी फॉर्म आप फिल करोगे वो आपको किस तरीके से फिल करना है ये आप देख लीजिए। नेम ऑफ़ द कैंडिडेट सैम्पल बताई गई है, इस तरीके से आप अपना नेम फिल करोगे। फादर नेम आप इसी तरीके से जो है फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो आप इस तरीके से फिल करोगे। और इस तरीके से फिर ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है, तो ये आपको डोमिसाइल आपको अपलोड करनी है। एक तो 10+2 का जो मार्क्स कार्ड है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद 10th का जो डिप्लोमा या फिर मार्क्स कार्ड आपका रहता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो आप अपलोड करोगे। और जो भी आपकी अगर कोई कैटेगरी आती है जिसका आप बेनिफिट जो फ़ायदा है वो लेना चाहते हैं वो आप अपलोड करोगे। इसके अलावा जो डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद, अगर जैसे आपके पास लेटरल एंट्री में एडमिशन लेंगे तो आपके पास एएनएम का डिप्लोमा होगा, है ना। तो एएनएम का जो डिप्लोमा है वो आप अपलोड करोगे, उसकी मार्कशीट वगैरह वो अपलोड करनी है आपको। देखो, डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद J&K पारा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड आप होने चाहिए अलॉन्ग विद द मार्क्स कार्ड ऑफ डिप्लोमा। तो मार्क्स कार्ड जो डिप्लोमा के हैं वो भी आप यहाँ पे जो है अपलोड करने हैं आपको। और ये यहाँ पे आगे लिखा गया है कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर लेटरल एंट्री कैटेगरी में जो भी अप्लाई कर रहे हैं ये उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये है कि भाई उनको डिप्लोमा और मार्क्स कार्ड उसके जो हैं वो अपलोड करने हैं, और आप J&K पारा मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो है इनका साइज़ होना चाहिए और ये अपलोड हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होंगे। फिर नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लास्ट डेट भी है, मतलब यहाँ पे जो है चलेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि बोर्ड की ओर से यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे एग्ज़ामिनेशन से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो उससे पहले क्या एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, और वो एडमिट कार्ड लेकर ही आपको एग्ज़ामिनेशन देने जाना है। बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे एलो नहीं किया जाएगा। और ये एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको डाउनलोड करने हैं, तो ये जो है अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन मोड से, और आपको जाना है इसके लिए भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। इसी वाली साइट पर आप जाओगे और यहाँ पर जाकर फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाओगे। और एडमिट कार्ड में जो भी आपको सेंटर दिया होगा, चाहे फिर श्रीनगर आपका सेंटर होगा या जम्मू सेंटर होगा, वहाँ पर जाकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो सेंटर है जो भी एक बार आपको मतलब एडमिट कार्ड पर मिल गया, फिर वो किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला है, वहाँ पर आपको जाना ही जाना पड़ेगा देने के लिए। और एग्ज़ामिनेशन में जो मीडियम होगा वहाँ पे, मतलब कौन सी भाषा में वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इंग्लिश भाषा में होंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही आपको वहाँ पे मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सेट किए जाएंगे। और जो नेचर होगा क्वेश्चन पेपर का, ये एक बुकलेट की फॉर्म में आपको जो है पेपर मिलेगा, उसमें कई क्वेश्चंस होंगे और कई सारे पेजेस की एक बुक जैसी होगी, तो वो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी।
और यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चेक कीजिए क्वेश्चन बुकलेट को बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करने से पहले आप उसको चेक कीजिए कि कहीं से जो बुकलेट है वो कहीं कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, कहीं पर मिसिंग क्वेश्चन तो नहीं है कोई, या डैमेज या कोई मतलब डिफेक्टेड कोई पेज तो नहीं है, डिफेस्ड पेज। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहीं से कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप तुरंत से जो कंसर्न इन्विजिलेटर होगा उनके नोटिस में लाइए, उनको बताइए कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो आपको रिप्लेस करके न्यू बुकलेट देंगे सेम सीरीज़ के, क्योंकि सीरीज़ वाइज जो जैसे ए सीरीज़ मान लीजिए या बी सीरीज़ मान लीजिए 4 सीरीज़, आपको जो भी सीरीज़ मिली है, चाहे ए सीरीज़ का क्वेश्चन बुकलेट मिली है, चाहे बी की मिली है, चाहे सी की मिली है, या डी सीरीज़ की बुकलेट मिली है क्वेश्चन बुकलेट, तो सेम आपको रिप्लेस करके नई दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे लिखा है पैरामेडिकल सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन शल कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेपर। ये सिंगल पेपर आपका होगा यहाँ पर जो है इसमें 4 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिजिक्स का सेक्शन होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन होगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, पेपर को करने के लिए। जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लिखी गई है, 0.25 मार्क्स जो हैं आपके माइनस किए जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12th बेस्ड पैरामेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम, एएनएम एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं इसके लिए सिंगल पेपर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा आपको, और टोटल यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ही आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि 12th बेस्ड यहाँ पर ये एग्ज़ाम है, तो 12th में जो भी सिलेबस है वही यहाँ पे रहने वाला है। और आंसर आपको किस तरीके से करना है तो इसके लिए आपको दिया जाएगा OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी वहाँ पे, उसी पे आपको आंसर करना है। और आंसर किस तरीके से आपको करना है उसका सैंपल यहाँ पे बताया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बताया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिया गया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेज़र में मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आप OMR जो शीट आपको दी जाएगी आंसर देने के लिए उसमें आप किस तरीके से आंसर दोगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, 12वां, 13। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट है, तो देखिए 11वां क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आंसर दिया है सर्कल को डार्क करके। इसी तरीके से आपने फिर आंसर करना है। नीचे लिखा गया है यही करेक्ट तरीका है आंसर करने का। ठीक है, और ये दूसरा है गलत तरीका आंसर देने का। इस तरीके से अगर आपने आंसर दिया तो ये क्या है मतलब आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे। इस तरीके से आपको आंसर नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस देखने की करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एंट्रेंस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 10th क्लास। तो देखिए ये क्या है, जो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, तो उसी बेसिस पर जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 10th लेवल के होंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे 10th में जो भी आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, और वहाँ पे जो है वो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे 10th में जो भी सिलेबस होगा वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए फिज़िक्स से 40 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से यूनिट 1 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये क्या है, टॉपिक का नेम है, और इसके सब टॉपिक्स हो गए ये नीचे जो आपको तैयार करने हैं। इसमें ये सारा आपको पढ़ के जाना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे फिजिक्स से 40, तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चंस होंगे। फिर यूनिट होगा सेकंड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये यूनिट सेकंड है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीचे आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। फिर यहाँ पे यूनिट 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या जो सब टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार करके जाना है वहाँ पे एग्जामिनेशन में। फिर केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चंस होंगे। तो केमिस्ट्री में देखिए यूनिट 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चंस होंगे।
क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूनिट नंबर 2 है केमिस्ट्री में, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। फिर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर है यहाँ पे, इसमें देखिए यहाँ पे सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करके जाना है, 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाएंगे। फिर है एसिड बेस और साल्ट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर है बायो, ठीक है, बायो क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, साइंस स्ट्रीम से आपका होना ज़रूरी है अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में जाते हैं, आप जानते हैं। और यहाँ पे देखिए बायो से आपको क्वेश्चंस होंगे 40 टोटल, और यहाँ पे जो है यूनिट नंबर 1 रहेगा लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ के जाना है, 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। फिर यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा, और इसमें क्या क्या तैयार करने हैं सब टॉपिक्स आप यहाँ पर देख लीजिए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 8 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से भी यहाँ पे जो है 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा, और एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा आपको। और इस तरीके से फिर ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। ये आपको तैयार करके जाना है 10th का सिलेबस। और उसके बाद फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, उनकी ओर से रिज़ल्ट निकाला जाएगा, सिलेक्शन एक तरह से जो है लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। उसमें जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा एग्ज़ामिनेशन में उसी बेसिस पर जो है मेरिट बनेगा, और लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, और जो है उसको निकाला जाएगा लिस्ट को। फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग के टाइम पर क्या होगा कि मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पर फिर कॉलेज जो है अलॉट किए जाते हैं। और अगर आपकी अच्छी रैंक आई है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के चांस रहते हैं, और अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है फिर आपके ऑप्शन हो जाते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो जाता है फ़ीस को लेकर, क्योंकि जो फ़ीस है वो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करोगे तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे जो फ़ीस है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, ठीक है। सो दोस्तों होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।